गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से अनंत एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। बच्चों, सेशन 2023-24 में आरबीएससी का जो वार्षिक परीक्षा होगी उसका पेपर किस पैटर्न पर होगा, उसका ये मॉडल पेपर तैयार किया है। इसको देखिए किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कितने रिक्त स्थान आएंगे, कितने अति लघुतरात्मक होंगे, कितने लघुतरात्मक होंगे, ये पैटर्न तैयार किया है। इसको देखिए, इसी पैटर्न पर बोर्ड का पेपर जारी होगा। देखिए, ये क्लास 12th क्लास हिंदी कंपलसरी का मॉडल पेपर है। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें वस्तुनिष्ठ का पहला क्वेश्चन है, जन्म से ही। यहां पर देखिए थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, यहां पर ही, यहां है, ये अलग है। ही वे अपने साथ लाते हैं, यानी ये पाठ आया है आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता से लिया है। इसमें बच्चे की तुलना की है, किसके साथ तुलना की है? कपास, पेड़, नींद, रोना। किसके साथ तुलना की है? कपास के साथ। क्यों की है? क्योंकि जिस प्रकार कपास निर्मल कोमल होती है, वैसे ही बच्चे का शरीर भी कोमल होता है, कपास की भांति कोमल होता है। इसलिए वो जन्म से ही अपने साथ क्या लाते हैं? कपास लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कविता एक उड़ान है किसके बहाने? ये कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता की उड़ान, चिड़िया के बहाने, इस पाठ से लिया गया है। इसमें कविता एक उड़ान है किसके बहाने? हवा के, चिड़िया के, हवाई जहाज के या पतंग के? इसके बहाने है चिड़िया के। इसके बहाने चिड़िया के बहाने। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा, छोटा मेरा खेत चौकोन्ना लेखक ने किसे कहा है? उमाशंकर जोशी द्वारा रचित कविता में छोटा मेरे खेत से लिया गया है। तो छोटा मेरा खेत चौकोन्ना लेखक ने किसे कहा है? खेत को, किताब को, कागज के पन्ने को या किसी को भी नहीं। यहाँ पर छोटा खेत की तुलना किससे की है? कागज के पन्ने को। तो यहाँ होगा आंसर कागज के पन्ने को। अगला क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा? देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक नामक कहानी है हमारी अब की बार सिलेबस में। तो इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। धर्मवीर भारती की रचना है काले मेघा पानी दे। महादेवी की रचना है भक्तिन। ये अपने सिलेबस में है नहीं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर रहती है? किस बात पर निर्भर रहती है? शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकार पर, मनुष्य के अपने प्रयास पर या उपयुक्त सभी? मनुष्यों की क्षमता भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जाति प्रथा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें बताया था भीमराव अंबेडकर ने कि मनुष्य की क्षमता शारीरिक वंश परंपरा पर भी, सामाजिक उत्तराधिकार पर भी, मनुष्य के अपने प्रयास पर, अर्थात सभी पर। इसमें ऑप्शन होगा सरकारी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष के फूल को किसके समान बताया गया है?
हजारी प्रसाद द्वारा रचित एक ललित निबंध शीर्ष के फूल, उस पाठ से क्वेश्चन बना है। शीर्ष के फूल को किसके समान बताया गया है? केसर के समान, किसान के समान, अवधूत के समान या अमलतास के समान? यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? शीर्ष के फूल की तुलना अवधूत के साथ की थी। अवधूत अर्थात सन्यासी। किसके साथ की थी? सन्यासी। इसमें आंसर होगा अवधूत, जिसका अर्थ होता है सन्यासी। इसका अर्थ क्या होता है? सन्यासी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने। यहां पर देखो बच्चों, थोड़ी इसमें त्रुटि हो चुकी है। यहां पर क्या होगी? बोलने। क्या होगी? बोलने और लिखने संबंधी नियमों। यहां पर ये नहीं होगी, ये मात्रा कहाँ आएगी? यहां पर नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र कहलाता है। आपको व्याकरण अच्छी तरह पढ़ाई है। व्याकरण में आपने पढ़ा होगा व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण भाषा को बोलने और लिखने के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो इसमें क्या आएगा? व्याकरण। अगला प्रश्न है, पारिभाषिक शब्दावली में से आए। इसमें बताना है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का सही शब्द है शब्द का सही अर्थ है घोषणा पत्र, समाचार पत्र, निमंत्रण पत्र, त्याग पत्र। इसका हिंदी अर्थ बताना है। तो इसका हिंदी अर्थ होगा घोषणा पत्र। क्या अर्थ होगा? घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। यह प्रश्न बना है बच्चों माध्यम एवं अभिव्यक्ति से। तो इसमें आएगा सबसे पुराना कौन सा है? प्रिंट माध्यम। कौन सा है? प्रिंट माध्यम। इसका आंसर होगा प्रिंट। सबसे पुराना कौन सा है? प्रिंट। अगला प्रश्न है, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लाइव। क्या कहें उसको? लाइव। अगला प्रश्न है, हाँ बच्चों, अगला प्रश्न है 11 नंबर पर, मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? यह प्रश्न बना है अपनी विता नामक पुस्तक में जूझ पाठ से। उसमें बताया कि मंत्री नामक अध्यापक है, वो कक्षा में किसका उपयोग नहीं करते थे? चौक का, डस्टर का, घड़ी का या छड़ी का? किसका नहीं करते थे? छड़ी का नहीं करते थे। तो किससे मारते थे? मुक्का मार करके। बच्चों में उनके मुक्के का क्या था? भय था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? इसमें है पाषाण काल या ताम्रकाल या लौह काल या पुरा पाषाण काल। इसका आंसर राइट आंसर होगा ताम्रकाल। कौन सा काल है? ताम्रकाल। दूसरा प्रश्न होगा आपका रिक्त स्थानों से संबंधित। अब तक थे ये वस्तुनिष्ठ, अब है रिक्त स्थान। इनको
प्रश्न पढ़कर रिक्त स्थान भरिए। जिसमें पहला है, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली। क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है, शब्द क्या है? टेंडर। क्या होता है? टेंडर। सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? कमर कसना एक मुहावरा है, और मुहावरा कौन सी शब्द शक्ति में आता है? लक्षणा में। लक्षणा आता है रूढ़ी लक्षणा में। सैनिकों ने कमर कस ली, इसलिए इसमें कौन सी होगी? लक्षणा, यानी रूढ़ी लक्षणा कर सकते हैं, या फिर इसको लक्षणा भी, लक्षणा शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है, जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट हो और न ही लक्षणा से, वहां शब्द शक्ति होती है। अर्थात न तो उसका वाच्यार्थ सामान्य अर्थ लिया जाए, न ही लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाए, अर्थात इन दोनों से हट करके तीसरा ही अर्थ ग्रहण किया जाता है, अर्थात विशेष अर्थ ग्रहण किया जाए, वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? व्यंजना होती है। कौन सी होती है? व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति होती है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। पंक्ति में अलंकार, कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? जहां पर किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास होता है। देखिए, अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं, तो 5 भेद में से यहां पर देखिए च वर्ण की, कौन से वर्ण की? च वर्ण की 1 2 3 बार यहां आवृत्ति हो रही है। तो ये बार बार आवृत्ति होने, जहां पर केवल किसी वर्ण की एक बार आवृत्ति हो वहां 6 अनुप्रास, लेकिन 2 या 2 बार से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां वृत्तानुप्रास होता है। कौन सा होता है? वृत्तानुप्रास। तो यहां कौन सा हो जाएगा? वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। जब कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का ही उल्लंघन करके कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? बच्चों, आपको अलंकार में एक उदाहरण बताया था, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी सिगरी गई निशाचर भाग। यानी कि लोक मर्यादा का भी उल्लंघन कहा जाए, बात को इतना उसको बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां पर अलंकार होता है कौन सा? अतिशयोक्ति। अच्छा बच्चों, कौन सा होता है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 और 4 अपठित गद्यांश और पद्यांश के होंगे, जो 12 नंबर के आते हैं। 6 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर का ही पद्यांश। 6 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे, और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ करके फिर उसमें से उत्तर देने हैं। क्या कह रहा है? करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। यानी करुणा भी भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक है। हम एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग और सद्भाव रखते रहे हैं। यानी कि ये करुणा है, ये हमारे जो मूल तत्व हैं उनमें करुणा, क्योंकि भारत के लोगों में क्या पाई जाती है? करुणा, दया भावना, और हम एक दूसरे के सुख और दुख में साथ रहते हैं, संकट के समय हमेशा साथ देते हैं। स्त्री का सम्मान करना, संकट के समय साहस न खोना, उदारता। बच्चों, यहाँ पर कॉमा हो रहा है।
यहाँ क्या आएगी, कमा। उदारता है तथा अनेक विचारों के आदान प्रदान के साथ हमारी समन्वयात्मक दृष्टि आदि ऐसे तत्व हैं। ये जो तत्व गिनाए ये हमारे समान रूप से हम उसका सदुपयोग करते रहते हैं हमेशा, जिन्हें हम दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं। हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को केवल भूभाग ही नहीं माना बल्कि अपनी माता से भी बढ़कर माना गया है। यानी ऐसा कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याम, अर्थात भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में भी संस्कृति के पोषक और प्रसारक रहे हैं, जिनमें जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत समाहित हैं। हमारे साहित्य में भारतीय जीवन दर्शन के स्रोत समाहित। ये बच्चों यहां से पंक्ति की पुनरावृत्ति हो रही। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व क्या है? मूल तत्वों में से एक तत्व क्या है? पहले आया था, अब हमने पढ़ा करुणा भी। इसका उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। तो क्या आएगा? करुणा। क्या होगा? करुणा भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में से एक तत्व माना गया है। सुत शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांट कर लिखिए। सुत का होता है पुत्र, तनय, तनुज। तो इसका उत्तर होगा दूसरा। सुत का पर्यायवाची क्या होता है? पुत्र। तीसरा है, हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को किसके समान बताया गया है? या लाइन में है, हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं केवल भूभाग ही नहीं है, क्या माना है? अपनी माता से भी बढ़कर। तो किसके समान बताया है? माता के समान। तीसरे का उत्तर है माता के समान। संस्कृति के किन तत्वों को हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं? संस्कृति के कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं? स्त्रियों का सम्मान, कौन कौन से हैं? स्त्रियों का सम्मान, उदारता, करुणा। उदारता, करुणा, साहस आदि आदि तत्वों को बताएं, अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के किन अपनाते हैं? जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किन में समाहित है? जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किसमें समाहित है? जीवन के विभिन्न स्रोत किसमें समाहित हैं? हमारे वेद पुराने शास्त्रों में। किसमें समाहित हैं? उत्तर नंबर 5। वेद, पुराण, शास्त्र। धर्म ग्रंथों। अगला है प्रश्न छठा, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक
लिखिए, इसका उचित शीर्षक क्या है? भारतीय संस्कृति। अगला प्रश्न है बच्चों, अपठित पद्यांश। देखिए बच्चों, मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। यह काव्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता मेरा बचपन नाम से ली गई। ये पंक्तियां यहाँ कवयित्री कहती हैं कि मिला खोजती थी जिसको, बचपन ठगा दिया तूने, यानी अपने बचपन की यादें कर रही है, कह रही कि बचपन तू तो चला गया लेकिन तूने मुझे ठगा दिया, तूने मुझे ठग लिया, यानी ठग में धोखा दिया, पता नहीं कब निकल गया, ये पता ही नहीं चला हमारा बचपन कब निकल जाता है, हंसते खेलते खाते हमारा बचपन निकल जाता है और हम युवा हो जाते हैं। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, अपने उस बचपन से कह रहे कि तू तो चला गया लेकिन अब मुझे अपनी जवानी के फंदा माना जाल में तूने फंसा दिया है, माना मैंने युवा काल, यहाँ पर कवियत्री कह रही है कि मैंने माना हमारी जो युवा अवस्था होती है, युवा काल होता है, ये खूब अनोखा होता है, अर्थात निराला क्या होता है, अनोखा है, इसमें आकांक्षाएं होती है, क्यों युवा काल में बहुत सी आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं, पुरुषार्थ होते हैं, ज्ञान का उदय होने वाला भी होता है, किंतु यह झंझट होता है। लेकिन यहाँ कवित्री ने माना कि युवा काल क्या है, झंझट का काल है, इसमें बहुत सी यहाँ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, दायित्व बढ़ जाते हैं, तो उसको क्या माना है, झंझट माना है। युद्ध क्षेत्र संसार बना, जिस प्रकार क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में कहीं से भी संकट आ सकता है, तो वैसे युवा काल में भी कितनी जिम्मेदारियां, दायित्व, अपना कर्तव्य निभाते निभाते व्यक्ति का जीवन भार बन जाता है। चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, और इस युवा काल में बहुत सी चिंताएं बढ़ जाती हैं, जिससे जीवन भी हमारे लिए बोझ बन जाता है। भार का तो होता है बोझ, आजा बचपन एक बार फिर दे दे, इसलिए कवियत्री अपने बचपन को दोबारा से बुला रही है, दोबारा बुलाना चाहती है और कह रही एक बार बचपन फिर आजा, दे दे अपनी निर्मल शांति, यानी अपनी शांति, क्योंकि बचपन में किसी प्रकार की जिम्मेदारियां, कर्तव्य, चिंताएं नहीं होती है, इसलिए उस काल को हम शांतिपूर्वक मानते हैं, इसलिए बचपन को बुला रही है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, यानी कि बचपन में न तो कोई व्याकुलता होती, बेचैनी होती, न पीड़ाएं होती है, इसलिए उसको एक बार फिर से बुला रहे, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी प्राकृत विश्रांति, प्राकृत माना नैसर्गिक, प्राकृतिक विश्रांति, अर्थात सभी दुख, पीड़ाएं, चिंताओं से एक बार आकर के मुक्ति दे दो, यह विनती कर रही है। इसमें प्रश्न बने हैं, पहला प्रश्न है, लेखक को किसने ठगा है? तो यहां लेखक को किसने ठगा? उत्तर पहला है बचपन ने। उत्तर नंबर 2 है, लेखक के लिए संसार कैसा बन गया? लेखक के लिए संसार कैसा बन गया? युद्ध क्षेत्र बन गया। कैसा बन गया? युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र के समान बन गया है। युवा काल की कौन सी विशेषताएं लेखक को मोहित करती है? युवा काल की कौन सी विशेषताएं?
आकांक्षा, आकांक्षा है। इसमें वापिस देखें क्या क्या, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान। कौन कौन सी है? उत्तर नंबर 3, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय। अगला है, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, लेखक को जवानी फंदे के समान क्यों लगती है? क्योंकि उत्तर नंबर 4, क्योंकि फंदे का अर्थ होता है जाल, फंदे का अर्थ होता है जाल। जाल। युवा अनेक युवावस्था में, युवा काल में व्यथा, चिंता, जिम्मेदारियां आदि बढ़ जाती। अगला है, बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है? कौन सी कर रहा है? 5वां प्रश्न है, लेखक बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है? व्यथा, व्याकुलता आदि से मुक्ति पाने के लिए। छठा है, कौन सी? प्राकृत विश्रांति। कौन सी विश्रांति? प्राकृत विश्रांति। प्राकृत का अर्थ होता है नैसर्गिक। नैसर्गिक विश्रांति। विश्रांति बुलाना चाहता है। अगला प्रश्न है बच्चों, खंड ब। ये तो खंड ए था जिसमें 12 वस्तुनिष्ठ 6 रिक्त स्थान थे। अब है खंड ब जिसको अति लघुतरात्मक बताने। इसमें प्रश्न है, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं? यहाँ नेट साउंड प्राकृतिक आवाज बताई थी कि पर्दे के ऊपर शब्दों और दृश्यों के साथ साथ जो आवाज आती है वो तो टीवी की ध्वनि होगी, लेकिन उसके पर्दे के पीछे से प्राकृतिक आवाज जैसे बिजली का कड़कना और पक्षियों का चहकना, पशुओं का दहाड़ना आदि जो आवाजें दर्शाई जाती हैं उसे ही हम प्राकृतिक आवाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाइज कविता का मूल भाव क्या है? यह कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाइज नामक कविता से लिया गया है। उसका मूल भाव है कि मीडिया वाले पर यहाँ पर व्यंग किया है। मीडिया वाले किसी समाज से उपेक्षित व्यक्ति या अपाइज
व्यक्ति का दुख दर्द का बाजारीकरण करते हैं, जबकि उनको ये होना चाहिए कि उनके प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। यहाँ कवि ने मीडिया वालों की दोहरी प्रवृत्ति का यहाँ खुलासा किया है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताया है। यहाँ भक्तिन के दुर्गुण महादेवी ने बताया कि उसमें अच्छे गुण थे, तो साथ साथ उसमें दुर्गुण भी थे कि उसके घर में इधर उधर जो पैसे पड़े रहते थे, चुपके से उनको अपने पास रख लेना, जब थोड़ा बहुत झूठ भी बोल लेती थी और कहती थी अपने अनुसार सामने वाले को हंसाना, अपनी बात को घुमा फिरा कर उसको सामने रखना, ये उसमें गुण थे, दुर्गुण थे उसमें। अगला प्रश्न है, यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाया था। या यशोधर बाबू के लिए उसका पुत्र ऊनी ड्रेसिंग गाउन इसलिए लाया था क्योंकि जब सुबह वह दूध लाने के लिए जाता तो फटे फ्लोर के पहनकर जाता, तो देखने वाले सोचते होंगे कि 1500 कमाने वाले का पिता एक फटा फ्लोर पहन के जाता है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने पिता के लिए ऊनी ड्रेसिंग गाउन लेकर आया। अगला प्रश्न है, कभी भी अपने जैसा हाड़ मास का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका मान कैसे हुआ। आनंदा अर्थात लेखक को उसके गुरु सौंदलगेकर द्वारा रचित कविता को भी सुना और उसके घर पर जो मालती नामक बेल देखी उसको भी देखा। इन दोनों को देखकर जो कविता बनी थी उस कविता के भाव को समझा और उसने भी तुकबंदी करके खेत खलिहानों के ऊपर कविता लिखना शुरू किया। इस प्रकार से उसे भान हुआ कि जो कोई कवि है वो कवि भी तो अपने जैसा हाड़ मास का ही होता है, तो मैं भी कविता रच सकता हूं, बना सकता हूं, ये उसको विश्वास हुआ। थैंक यू बच्चों। अगले स और द खंड अगले वीडियो में दिखाएंगे।